Hello everyone, good morning. This is Bhavin here and welcome to our YouTube channel The Simplifier Make It Easy. आज हम डिस्कस करने वाले हैं what is e-invoicing. Is it really a panic and burdensome for the small and medium enterprises? Because from 1st October 2022 जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि अभी टर्नओवर की लिमिट जो है वो 10 CR कर दिया है with effect from 1st October by notification number 17/2022 सेंट्रल टैक्स। तो जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनिशियली उसका टर्नओवर लिमिट था जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो 500 CR था, बट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1 अक्टूबर 2020 से 2022 में शॉर्ट पीरियड में उसने काफ़ी सारा टर्नओवर की लिमिट रिड्यूस कर दी है। सो बाय दिस एटीट्यूड ऑफ जीएसटी काउंसिल व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग इज कि अगर आपका टर्नओवर लिमिट 5 CR का भी है तो भी आप अपना सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन अभी से शुरुआत कर दीजिए। आपकी अकाउंटेंट को इसकी हैबिट डाल दीजिए बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी मैंडेटरी कंप्लायंस फॉर ऑल द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो अभी इसकी ज़रूरत क्या थी, वाई इन ई इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड एंड वेदर इट्स सप्लीमेंटरी इन एडिशन टू ई वे बिल एंड नॉर्मल आवर टैक्स इनवॉइस. So my answer is yes. It's a supplementary compliance, additional compliance, all of we have to bear it. चलो अभी देखते हैं कि किस किस में एग्जाम्शन दिया हुआ है, किन 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 डॉक्यूमेंट में आपको ई इनवॉइसिंग इश्यू करना पड़ता है और what is exactly e-invoicing. So e-invoicing is a system in which all B2B invoices are electronically uploaded and authenticated by the designated portal. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B2C जो आपकी सप्लाई है उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी नहीं है बिकॉज इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल एंड फिजिबल. तो अब ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के बाद सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन होगा और उसके बाद में इनवॉइस रेफरेंस नंबर जिसको बोलते हैं IRN is generated for each invoice by IRP. So I mean invoice reference number generate होगा और उसके बेस पे QR कोड जनरेट होगा और वो जो QR कोड है वो आपको आपकी इनवॉइस पे मेंशन करना है, शो करना है. तो कलेक्टिवली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ई इनवॉइसिंग अंडर GST. टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी हैव टू शो ओवर हियर दैट क्यों ज़रूरत थी इस टाइप के ई इनवॉइसिंग इश्यू करने की. तो सबसे पहले तो कर्ब करना था उसको टैक्स इवेजन को, और दूसरा कि अगर जो चांसेस है कि एडिटिंग ऑफ इनवॉइसेस विल बी लो इन केस ऑफ ई इनवॉइसिंग तो उसमें भी उसको बेनिफिट मिलेगा. और फेक आईटीसी के केस में भी अभी जो काफ़ी सारी राहत होने वाली है गवर्नमेंट को ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कंप्लायंस कराने के बाद. तो दूसरा अभी हम जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल both are supplementary or additional complement. I mean whether e-invoicing जनरेट हो गया है तो अभी काफ़ी सारे व्यूअर्स हमें पूछ रहे थे कि ई वे बिल अभी करवाना मैंडेटरी है कि नहीं है. तो आंसर यहाँ पे रहेगा कि यस, ई वे बिल जो है आपका वो आपका गुड्स के मूवमेंट के लिए होता है. सो एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स even ई वे बिल इज मैंडेटरी फॉर बिल ऑफ सप्लाई, whereas in ई इनवॉइसिंग फॉर बिल ऑफ सप्लाई एग्जाम्शन दिया हुआ है. वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. सो अभी जब आपने ई इनवॉइसिंग एक बार जनरेट करवा लिया उसके बाद में द सेम लॉगिन क्रीडेंशियल्स यू कैन यूटिलाइज फॉर ई इनवॉइसिंग पोर्टल एंड आप अपना जो IRN जनरेट किया हुआ है उससे भी आप, बिकॉज इट्स ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम, तो उसके बेस पे भी आप जनरेशन ऑफ ई वे बिल करवा सकते हो. But regeneration of e-way bill is possible for the same document. For example, invoice number 77 है तो उसके लिए आप e-way bill कैंसिल करके उसके बाद में रीजनरेशन ऑफ e-way bill करवा सकते हो. But after 24 hours, once IRN has been already generated, then as per present policy, it is not possible for you to regenerate it. So I think you are crystal clear that 3 things यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगी. सबसे पहले टैक्स इनवॉइसिंग, दूसरा ई इनवॉइसिंग जो हमें ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे जनरेट करवाना है, एंड थर्ड वन इज ई वे बिल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स. अभी सेम जो लिमिट दी हुई है वही है कि 50,000 से अगर आपका इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा है और दूसरा 50 किलोमीटर का भी एक लिमिट है
तो उसी केस में आपका ई-वे बिल है वो मैंडेटरी रह जाता है, वही है तो आपको करना है। नॉन कंप्लायंस विथ ई-वे बिल रूल्स may lead to penalty and confiscation of goods by the tax authority even if you have generated valid tax invoice and e-invoicing. So kindly note this thing, e-way bill आपको skip नहीं करना है, e-way bill आपको मैंडेटरी इश्यू करना ही है। इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में गुड्स के मूवमेंट में मैंडेटरी है। चलो अभी देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे अभी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। तो नंबर 1 आपका आएगा कि इनवॉइसेस जो हम सेल्स का इनवॉइस करते हैं, उसके बाद में जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू करते हैं सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न के केस में, और एल्स अगर हमारा जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसको रेक्टिफाई करना है हमें, आई मीन किसी को हमने 250,000 का इनवॉइस रेज कर दिया था, उसके बाद में हमने उसको आइदर डिस्काउंट दिया है कि इनवॉइस गलत रेज हो गया था, तो उस सिचुएशन में भी हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट का शेल्टर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जनरली क्रेडिट नोट्स सेलर इश्यू करता है सेल्स रिटर्न के केस में, और इन द सेम वे द डेबिट नोट शुड बी इश्यूड बाय द परचेसर एंड वाइस वर्सा। अभी एक्सपोर्ट के केस में भी डेफिनेटली आपको इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, और गवर्नमेंट ने एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट एज नोटिफाइड अंडर जीएसटी लॉ टू बी रिपोर्टेड एज ई इनवॉइस बाय द क्रिएटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन के थ्रू अगर कोई नया डॉक्यूमेंट यहाँ स्कोप में इंक्लूड करवाते हैं तो वो सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हमें ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, लेकिन फिलहाल तो अभी इतने ही है। उसके बाद में चलो अभी हम देखते हैं कि सीबीआईसी का नोटिफिकेशन जो लास्ट में आया था 13/2020 सेंट्रल टैक्स का एग्जम्पशन के लिए रिलेटेड, तो उसमें कौन से एग्जम्पशन दिए हुए हैं वो 1 by 1 यहाँ पे गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले मेंशन किया है कि इंश्योरर एंड बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, उसको अभी एग्जम्पशन दिया हुआ है, नो नीड टू क्रिएट ई इनवॉइसिंग। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो उस केस में अगर वो रिवर्स चार्ज में है या फॉरवर्ड चार्ज में है, दोनों केस में उसको एग्जम्पशन दिया हुआ है, इवन इफ टर्नओवर इज अबाउट 10 करोड़ और अबाउ 100 करोड़ इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम ऑफ B2C सप्लाई का ज़्यादा होगा, तो उसके केस में भी फिजिबल नहीं है, तो उसको भी ई इनवॉइसिंग में अभी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद में रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीपल सर्विसेज, तो इस केस में भी अभी एग्जम्पशन दिया हुआ है। उसके बाद में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जो स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसके बाद में अपने ब्रांच को आईटीसी क्लेम करने के लिए जिसको पास ऑन करना है, तो उस केस में भी ई इनवॉइसिंग, क्योंकि वो सिर्फ आईटीसी पास ऑन करने के लिए होती है, तो उसमें भी एग्जम्पशन दिया हुआ है। उसके बाद में सेल्स यूनिट है, जो सेल्स डेवलपर है उसको डेफिनेटली यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का कंप्लायंस करना है, लेकिन सेल्स डेवलपर के अंदर जो डिफरेंट कंपनियां होती है जिसने सेल्स यूनिट वहाँ पे सेटअप किया हुआ है, तो उसको अभी एग्जम्पशन दिया हुआ है, उसको कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्रीज पे भी, और जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया B2C ट्रांजैक्शन में भी एग्जम्पशन दिया हुआ है। एंड ऑल नॉन जीएसटी सप्लाईज पे भी, जैसे अल्कोहलिक लिकर है, पेट्रोल है, क्योंकि उस पर अभी VAT चल रहा है, तो वो सब नॉन जीएसटी सप्लाईज में भी अभी इनवॉइसिंग तो डेफिनेटली ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा ही नहीं। बिल ऑफ सप्लाई, जैसे आप कोई एग्जीबिशन के लिए अपने गुड्स की मूवमेंट करवाते हो तो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते हो, उस टाइम पे भी आपको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेल्फ इनवॉइस इन द केस ऑफ आरसीएम, फॉर एग्जांपल आपने किसी ट्रांसपोर्ट की सर्विस लिया तो आप सेल्फ इनवॉइसिंग इशू करते हो कि आरसीएम में अपना टैक्स लायबिलिटी इशू करवाते हो, जनरेट करवाते हो, तो उस टाइम पे भी आपको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिलीवरी चलन सेम वे लाइक बिल ऑफ सप्लाई, उसमें भी नहीं होगा। और एडवांस रिसिप्ट वाउचर है, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट में किसी एडवांस लिया है अभी और एक मटेरियल अमाउंट है, उसमें उसके केस में भी आपको इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये सब
एग्जॉस्टिव लिस्ट था, जिसमें मेनली हम देख सकते हैं तो एंटिटी लेवल पे एग्जाम्पशन दिया हुआ है, सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट लेवल पे उसने एग्जाम्पशन दिया हुआ है। मोस्टली ये सब जानने के बाद क्लाइंट्स यूज टू आस्क दैट सर इनवॉइसिंग अभी मैंडेटरी तो है, लेकिन हम अभी अपने सॉफ्टवेयर में कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम अभी आपको फैसिलिटीज़ बता रहे हैं कि ऑफलाइन यूटिलिटी टूल्स भी अवेलेबल है, जीएसपी बेस्ड भी आप इंटीग्रेशन करवा सकते हो, वेब बेस्ड भी अवेलेबल है, जो पोर्टल ऑलरेडी उसने लॉन्च किया हुआ है, एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। टेली में भी आप कुछ 6R का है, एग्जैक्टली आई एम नॉट प्रेटी मच श्योर अबाउट दिस थिंग, बट 6R एक बार अपना वो जनरेट करवा लेते हो आईडी पासवर्ड, उसके बाद में 6 आवर्स वेब बेस्ड एंड एपीआई बेस्ड आपका रहेगा, सॉरी जीएसपी बेस्ड आपका रहेगा। ई इनवॉइस कैंसिल होगा फुली और पार्शियली, तो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा कि नहीं, ई इनवॉइस आपका कैंसिल नहीं हो सकता है, पार्शियली, fully it can be possible, but after 24 hours cannot be done, before 24 hours yes it can be done। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स अभी पूछेंगे कि सर ई इनवॉइसिंग हमारा मैंडेटरी कंप्लायंस था, बट इन सम प्रैक्टिकल वे इफ वी फॉरगॉट टू जनरेट ई इनवॉइस देन व्हाट कुड बी द पेनल्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको जो मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि ठीक है, अभी आपने ई इनवॉइसिंग जनरेट करना था, आपने पर्टिकुलर एज ऑन डेट का इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो आप फ्यूचर में जनरेट कर लीजिए, नो डाउट इट्स वायोलेशन ऑफ लॉ, बट आप उसको प्रैक्टिकली उसको डिपार्टमेंट के ऑफिस प्रॉपर ऑफिसर जब आपको नोटिस भेजेंगे, तो उस टाइम पे आप प्रैक्टिकली बता सकते हो कि मेरा कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं था और मेरा इंटेंशन प्योर और जेन्यून था, ड्यू टू सम हार्डशिप आई कुडंट जनरेट माई ई इनवॉइस एट दैट टाइम। तो ऐसा मिस हो गया है, तो सबसे पहले तो आप फ्यूचर में भी जनरेट कर लीजिए, अवॉइड मत कीजिए। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि पेनल्टी क्या रहेगी। तो पेनल्टी के केस में 100% ऑफ द टैक्स ड्यू, फॉर एग्जांपल कोई आपका इनवॉइस है वो 2 लाख रुपीस का है और 2 लाख पे आपका 18% जो जीएसटी बनता है, तो 36,000 जो है, तो वो 100% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपीज़ विच एवर इज हायर आपकी पेनल्टी रहेगी। एंड पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट और एरोनियस इनवॉइस, आपने इनवॉइस जनरेट किया है लेकिन वो आइदर इनकरेक्ट है और विच इज नॉट एज पर वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, तो उस केस में भी आपका 25,000 रुपीज़ का फ्लैट पेनल्टी लगेगा। पॉसिबल अभी कंसिक्वेंसेस क्या होगी कि अगर हमने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, तो उस केस में आपको इनवैलिड टैक्स इनवॉइस एज ए मैंडेटरी टू मेंशन द क्यूआर कोड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वंस IRN विल बी जनरेटेड, सो IRN जनरेट होने के बाद आपका क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड आपको इनवॉइस पे मेंशन करना है, तो आपने क्यूआर कोड मेंशन नहीं किया तो आपका टैक्स इनवॉइस भी इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, डिटेंशन ऑफ गुड्स कैन बी पॉसिबल, डेनियल ऑफ ITC कैन बी पॉसिबल टू द परचेजर, परचेजर को ITC भी नहीं मिलेगी, और EWB, I mean e-way bill and e-invoice, that will be not be considered as a proper valid document. Generate in case missed, then to generate unintentionally recommended, I mean कि अभी जो जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आपका जनरेशन मिस हो गया है तो आप सबसे पहले उसको जनरेट कर लीजिए आज की डेट में भी, और आपका जेन्युइन इंटेंशन प्रॉपर ऑफिसर को शो कर सकते हो इन फ्यूचर इफ इन केस एनी नोटिस केम अक्रॉस। और दूसरी बात, ई इनवॉइसिंग का जो डाटा है और आपका GSTR 1 में टोटली ऑटो पॉपुलेट है, ई इनवॉइसिंग का डेटा है वो EWB में, ई-वे बिल में भी ऑटो पॉपुलेट होगा और GSTR 1 में भी ऑटो पॉपुलेट होगा। GSTR 1 में जब ऑटो पॉपुलेट होगा उसके बाद में आपका मैंडेटरी है कि GSTR 3B1 और ई इनवॉइसिंग का रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। अगर उसमें रिकन्सिलिएशन में कोई भी एरर आएगी देन डेफिनेटली मोर चांसेस है कि आपको नोटिस इश्यू किया जाए प्रॉपर ऑफिसर के डेस्क से। सो बेटर है कि आप इनवॉइसिंग का कंप्लायंस कीजिए, अपने अकाउंटेंट को भी ट्रेन कर लीजिए। इन केस इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी डाउट्स देन यू कैन रेज इन कमेंट बॉक्स, वी वुड बी हैप्पी टू गिव यू आंसर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और एक क्वेश्चन अभी हमारा मिस हो गया था, विल द ई-वे बिल एंड IRN सिस्टम रन इंडिपेंडेंटली एज ऑफ नाउ।
तो मेरा यहाँ पे आंसर है कि यस, बोथ सिस्टम विल रन इंडिपेंडेंटली एज ऑफ नाउ, बट ग्रेजुअली इन माय पर्सनल ओपिनियन direct e-way bill generation will be blocked for a specified taxpayer. I mean, जिसको ई-वे बिल ई इनवॉइसिंग जो जनरेट करने की लायबिलिटी है, तो उसके लिए अभी कुछ गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म करेगी, आई इन माय पर्सनल ओपिनियन, दैट ई-वे बिल जनरेशन उसके साथ में ही हो जाए. So thank you so much for watching this video. Please give your valuable feedback about this topic. And as I told you, if you have any query, you can raise me in comment box either on email. In last, I must say we have achieved our first 100 subscribers due to cordial support of all of you, and we are very much thankful to all of you for this achievement, small achievement. And keep supporting, keep subscribed, stay connected, and please like, share, and comment if you have any query.